हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है और हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है आनुवंशिकता। सबसे पहले हम लोग आनुवंशिकता के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सजीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित होते हैं वंशागत या आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवांशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना अर्थात प्रसारित होने की जो प्रक्रिया है आनुवांशिकता कहलाती है। आनुवांशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। याद रखिएगा, आनुवांशिकता का खोज किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ये ऑस्ट्रिया देश के ब्रुन नामक शहर में एक पादरी थे। इन्हें आधुनिक आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे में 7 लक्षणों की तुलनात्मक और विभिन्नताओं की वंशागति के लिए संकरण प्रयोग किए और उसका विस्तृत अध्ययन किया। इनके प्रयोग से संबंधित निम्नलिखित नियम है। पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जीवों में आनुवांशिक लक्षण क्रोमोसोम के द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं और क्रोमोसोम न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम नाम सर्वप्रथम वाल्डेयर ने 1888 में प्रस्तुत किया था। क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए के बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवांशिक लक्षणों का धारण और उनका एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण करती है, जीन कहलाती है। जीन जीवों के शरीर में आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई है। इसको ध्यान रखिएगा। सामान्यतः किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या निश्चित व स्थिर रहती है, यानी कांस्टेंट रहती है, और गुणसूत्रों की संख्या आयु तथा वजन के साथ परिवर्तित नहीं होती है। किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। प्लवमान जीन, याद रखिएगा, प्लवमान जीन या जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन बारबरा मैक्लिटोंक ने किया था और इस खोज के लिए इन्हें चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने मक्का के पौधों पर अपना अनुसंधान किया था और अध्ययन के तौर पर इन्होंने देखा कि जंपिंग जीन्स हैं, इनके द्वारा जो आनुवांशिक परिवर्तन होते हैं उससे मक्का के दाने पर कुछ धब्बे यानी स्पॉट्स पड़ जाते हैं। और नए प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि सभी कोशिकाओं में डीएनए के खंड होते हैं जिन्हें ट्रांसपोजेबल तत्व या ट्रांसपोजोन कहते हैं, जिनका विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है। जीव कोशिकाओं में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं, अर्थात ये बहुत से न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 अणुओं से मिलकर बनता है। पहला नाइट्रोजनी बेस, दूसरा पेंटोज सुगर, तीसरा फास्फेट। प्यूरिन बेस डीएनए तथा आरएनए दोनों में समान होते हैं और पिरिमिडीन बेस आरएनए में साइटोसिन तथा यूरेसिल, जबकि डीएनए में साइटोसिन तथा थाइमिन होते हैं। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज तथा आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। और यह गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, एमएचएफ विल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की। तो यह गलत धारणा बताया जा रहा है। और वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण के द्वारा जो है 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिशर ने की थी। सामान्यतः डीएनए से आरएनए की कॉपी बनती है। यह प्रक्रिया अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। कुछ वायरस में आरएनए से डीएनए की जो है कॉपी बनती है और यह प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। इस प्रक्रिया में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम भाग लेता है। एक्सरे तकनीक व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। ज्ञातव्य है कि डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। इस पे आधारित पहला प्रश्न है, आपको बताना है वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? बताइए। डिस्कस के दौरान ही मैंने बोला था, उनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल।
आनुवांशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी और इसीलिए आनुवांशिक विज्ञान का जनक भी मेंडल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक कौन है? इसका सही जवाब होगा, बताइए, मेंडल, यानी बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारियों का उपयोग किया था कौन है? बताइए, मतलब किस पर किया था? तो मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था कौन है? इसका सही जवाब होगा मटर, यानी गार्डन पी, सी ऑप्शन। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है और उन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। मेंडल ने सर्वप्रथम मटर के पौधे में मौजूद 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन कर 3 नियम प्रतिपादित किए, जो पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम और तीसरा स्वतंत्र अपविभन का नियम। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका सही जवाब होगा लैंगिक जनन। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत जो है लैंगिक जनन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीनोम चित्रण यानी जीनोम मैपिंग का इनसे संबंध है। तो जीनोम चित्रण का संबंध किससे है? तो सही जवाब होगा जीन्स का चित्रण से, बी ऑप्शन। देखिए, जीनोम चित्रण का संबंध जीन्स के चित्रण से है, याद रखिएगा। और किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीवों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक संगठन क्या कहलाता है? जीनोम चित्रण। 6 नंबर क्वेश्चन है, जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं किनके द्वारा? ऊपर में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं, इसका सही जवाब होगा क्रोमोसोम के द्वारा, बी ऑप्शन। देखिए, जीवों में आनुवांशिक लक्षण क्रोमोसोम के द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं और ये न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। इनका नाम प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं वाल्डेयर और इन्होंने इस नाम को 1888 में प्रस्तुत किया था। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका की धागे के समान छोटे छोटे टुकड़े के रूप में स्पष्ट हो जाती हैं। क्रोमेटिन पदार्थ के इन छोटे टुकड़ों को गुणसूत्र कहते हैं, जिन पर क्या होते हैं? जीन्स पाए जाते हैं, जिन पर जीन्स मिलते हैं। और अधिकतर जीन्स डीएनए के भाग हैं, परंतु कुछ विषाणुओं में ये आरएनए के भाग होते हैं। और जैसे कि रियो वायरस, इसके उदाहरण में दिए गए रियो वायरस, ध्यान रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, जीन है। जीन क्या है? तो डीएनए का एक भाग है, यानी ए ऑप्शन। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखिए, प्रत्येक गुणसूत्र में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए का अत्यधिक लंबा और कुंडलित सूत्रनुमा अणु होता है और इसी अणु के छोटे छोटे खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। सामान्यतः एक जीन में डीएनए अणु के 5000 से 1 लाख जोड़ी जो है इसमें न्यूक्लियोटाइड एकलक अणु होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? बताइए, हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को जीन कहते हैं, सी ऑप्शन। क्रोमोसोम पर, जो क्रोमोसोम्स है, इस पर स्थित डीएनए के बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवांशिक लक्षणों का धारण और उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती है, जीन कहलाती है। जीन जीवों के शरीर में आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या बताइए स्थिर रहती है या घट जाती है या आयु के साथ बढ़ती है या आयु के साथ घटती है या वजन के साथ बढ़ती है? तो देखिए, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या जो होती है कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है, न आयु के न वजन के साथ घटती बढ़ती है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए, सामान्यतः किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संख्या निश्चित व स्थिर यानी कांस्टेंट रहती है। गुणसूत्रों की संख्या आयु अथवा वजन के साथ परिवर्तित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? इसका सही जवाब होगा डीएनए यानी डी ऑप्शन।
जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए जो होता है उत्तरदायी होता है। और 11 नंबर क्वेश्चन है, प्लोमान जीन यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आप बताइए, इंपॉर्टेंट है। प्लोमान जीन या जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन बारबरा मैक्लेटॉन्क ने किया था, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बारे में फिर से रिपीट कर लेते हैं। प्लोमान जीन या जंपिंग जीन के सिद्धांत के प्रतिपादन बारबरा मैक्लिंटॉक ने किया था और इन्होंने 1983 में इस विशेष अनुसंधान के लिए जो है चिकित्सीय क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। इन्होंने मक्का के पौधे पर आनुवांशिकता के अध्ययन करते समय देखा कि कुछ आनुवांशिक तत्व एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ हैं। अध्ययन के तौर पर इन्होंने देखा कि जंपिंग जीन्स के द्वारा जो आनुवांशिक परिवर्तन होते हैं उससे मक्का के दाने पर कुछ स्पॉट यानी धब्बे पड़ जाते हैं। नए प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि सभी कोशिकाओं में डीएनए के खंड होते हैं जिन्हें ट्रांसपोजेबल तत्व या ट्रांसपोजोन कहते हैं, जिनका विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता? डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता? इसका सही जवाब होगा टायरोसिन, बी ऑप्शन। देखिए, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन अमीनो अम्ल बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन अमीनो अम्ल बनाते हैं। टायरोसिन एक अतात्विक अमीनो अम्ल है जो कि स्तनियों के शरीर में ही निर्मित होता है। टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल डीएनए में मौजूद एक यौगिक है जो कि अमीनो अम्ल नहीं बनाता। डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड है जो जीवों के लक्षणों के संकेत सूचनाओं को जन्म पत्री के भांति जनकों से संतानों में पहुंचाने का जो है यह कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। जो डीएनए है इसमें मौजूद शर्करा होती है डीऑक्सीराइबोस, यानी सी ऑप्शन। इसके बारे में देख लेते हैं। जीव कोशिकाओं में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए तथा राइबो न्यूक्लिक अम्ल अर्थात आरएनए। प्रत्येक न्यूक्लिक अम्ल के संयोजन में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड अणु भाग लेते हैं। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में होता है और इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा, डीऑक्सीराइबोस तथा नाइट्रोजनीय समाक्षार एडेनिन और ग्वानिन, थाइमिन व साइटोसिन होता है। इसके विपरीत आरएनए मुख्यतः कोशिकाओं के साइटोसोल में होता है और इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा, राइबोस तथा नाइट्रोजनी समाक्षार एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की? आप बताइए, डीएनए की खोज किसने की? तो देखिए, इसमें सही जवाब होगा ई ऑप्शन। कैसे? इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि यह गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, MHF विल्किंस, याद रखिएगा जेम्स वाटसन, बहुत सारे एग्जामों में पूछे भी जा चुके हैं और इसका देखिए आंसर वैसे भी जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ही मतलब कि ज्यादातर जो आयोग होते हैं जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं उनके माध्यम से यह आंसर जो है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक या MHF विल्किंस है या फ्रैंकलिन है, इनका नाम सही देते हैं। तो इसमें मतलब कि अगर इनके बारे में बात करें तो कह रहा है कि यह जो धारणा है गलत है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, MHF विल्किंस और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण के द्वारा 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था और वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मीसर ने की थी। यह ध्यान रखिएगा, फ्रेडरिक मीसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, डीएनए की द्विकुंडलीन संरचना किसके द्वारा की गई थी? डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो सही जवाब होगा वाटसन तथा क्रिक के द्वारा, ठीक है। जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, MHF विल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण के द्वारा डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना जो है प्रस्तुत किया। इसके अनुसार
एक सीढ़ी की भांति डीएनए का अणु सीधा नहीं होता, बल्कि सर्पिलाकार सीढ़ी सदृश अर्थात द्विकुंडलिनी यानी डबल हेलिकल, ठीक है, संरचना के रूप में होता है। और एक डीएनए कुंडली में एक पूरा घुमाव 3.4 नैनोमीटर लंबा होता है। इस पूरे घुमाव में 10 क्षारक युग्म होते हैं तथा प्रत्येक क्षारक युग्म में परस्पर 0.34 नैनोमीटर की दूरी पर होते हैं। द्विकुंडलित डीएनए अणु का व्यास 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम होता है, ध्यान रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, राइबोजाइम्स होते हैं आरएनए, बी ऑप्शन। राइबोन्यूक्लिक एसिड एंजाइम या राइबोजाइम्स अणु है, आरएनए अणु हैं जो विशिष्ट जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। आरएनए के इस उत्प्रेरक गुण की खोज के लिए थॉमस आर केच तथा सिडनी ऑल्टमैन को वर्ष 1989 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन है, अग्रलिखित व्यवसायों में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है? इसका सही जवाब होगा, अब बताइए, लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी एक्सरे तकनीक के, जो एक्सरे तकनीक में लगे रहते हैं उनके जो है इसमें एक्सरे तकनीक व्यवसाय में लगे व्यक्तियों की जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, इनके डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल में यानी डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का जो है खतरा रहता है। और डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो कि आनुवांशिक पदार्थों के रूप में कार्य करता है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में जैव उर्वरक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, प्लीज आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।